नमस्कार साथियों, मैं राकेश फूल का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं संधि प्रकरण, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे संधि शब्द की। अगर बात करें कि संधि शब्द सम धन धी से बना, क्या बना हुआ है? सम धन धी। और अगर इसका पूछा जाए शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आप बता देना कि शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल मतलब मिलना। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, इसका विलोम शब्द भी पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, हम कोई भी प्रकरण पढ़ते हैं तो उसका विलोम शब्द याद करें, उससे संबंधित उसका शाब्दिक अर्थ है, उसका विलोम शब्द है ना। तो अगर बात करें, अगर संधि का विलोम शब्द पूछे तो विलोम शब्द होता है इसका विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि विग्रह तो समास का नहीं होता। नहीं, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। देखो, संधि विच्छेद, फिर विच्छेद क्या होता है? तो ध्यान रखना कि संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। ये बात याद रख लेना। अगर इसका विलोम शब्द पूछे तो ये क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अब हमसे ये पूछा जाए कि परिभाषा क्या हो सकती है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, परिभाषा क्या है, तो यहां कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैं एक बार बता दूं कि ये तो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और आगे आप क्लास में देखोगे तो आप याद रखोगे कि संधि हमने पढ़ी थी, और ये यादगार रहेगी आपको संधि, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि इस वीडियो में पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि होगी नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपको पूरी संधि समझ में आ जाएगी। आगे के वीडियो केवल आपको अभ्यास के लिए पढ़ने पड़ेंगे, बाकी यहाँ पूरी कहानी जो है ना, वो पूरी याद रह जाएगी कि संधि में होता क्या है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्राओं का खेल रहता है, मात्राएं छोटी बड़ी, ये खेल रहता है, और वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको निस्तारण करके जाऊंगा। यहाँ क्या होता है कि संधि एक्चुअल में क्या होती है? दो या दो वर्णों की होती है। दो वर्णों की होती है। वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं आएंगे, दो शब्द आएंगे। कि दो शब्द आएंगे तो दो शब्दों में क्या होता है, दो शब्द पास पास आते हैं। याद रख लेना कि जब दो शब्द, जब यहां लिख लोगे कि जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। यहां पर क्या होते हैं कि यहां प्रथम शब्द का क्या रहेगा? अंतिम वर्ण। याद रख लेना। दूसरे शब्द का क्या रहेगा? प्रथम वर्ण। मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं, किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं। ध्यान रखता है, संधि में यही होता है। संधि में क्या होता है? यही होता है कि जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर किसी नई ध्वनि या नए वर्ण का निर्माण करती है, संधि हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है
वाक जाल। क्या लिखा है? वाक जाल। और ये संधि होने पर ये क्या हो जाएगा? वाक जाल हो जाएगा। ये जो कै है ना, इसकी अंतिम ध्वनि कै, इसमें विकार उत्पन्न हो गया कि कै है वो गै में बदल जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। ये नॉर्मल सा सामान्य सा परिचय है। अब हम आगे बात करेंगे संधि के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य 3 भेद होते हैं। याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर याद रख लेना, पहला जो होता है वो होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। स्वर संधि में क्या रहता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्वर संधि में स्वर धन स्वर। इसका मतलब ये क्या हो गया कि स्वर संधि में शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा। समझ रहे हो? स्वर धन स्वर, स्वर धन स्वर। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैं लिख देता हूँ, जैसे लिखा है विद्या आल्य। विद्या आल्य, देखो यहाँ आ है, यहाँ आ है, दोनों आ मिलके दीर्घ हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसी प्रकार मैंने लिखा है नर ईश, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ए है, यहाँ ई है, दोनों मिलके हो जाएंगे नरेश, है ना। इसी प्रकार यहाँ लिखा है राकाईश, और ये क्या हो जाएगा? राकेश हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने लिखा है अनुअय, यहाँ पर उ है, ए है, और ये क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। ये मैंने लिखे हैं स्वर संधि के उदाहरण। क्या लिखे हैं? स्वर संधि के उदाहरण लिखे हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और बता देता हूँ। यहाँ प्रति ई है, यहाँ आशा में आ है, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा और प्रत्याशा बन जाएगा। ये स्वर संधि का है। क्या है? पहला भेद बताया है मैंने, स्वर संधि, है ना। स्वर संधि में आगे और बात करेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर प्लस स्वर, यानी पहला स्वर है सभी में, देखो ई है, उ है, आ है, ए है, आ है। इधर क्या है? आ है, ई है, ई है, ए है, आ है। तो सभी में क्या आएगा? इधर भी स्वर होगा, उधर भी स्वर होगा। आगे देखते हैं। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है व्यंजन संधि। क्या आ जाएगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या रहेगा? 3 कंडीशन बनेगी। पहला होता है व्यंजन धन व्यंजन, कि एक टाइप एक तरफ व्यंजन होगा, दूसरी तरफ भी क्या होगा? व्यंजन होगा। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं कि इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन। जैसे मैंने कहा है, जैसे दिक गज, दिक गज, और ये क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। यहाँ इधर भी व्यंजन है, आगे वाला भी व्यंजन है। इसी प्रकार मैंने लिखा है वाक में, तो ये क्या हो जाएगा? वांग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांग में हो जाएगा, है ना। तो ये व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि इधर व्यंजन और इधर स्वर। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ व्यंजन होगा, दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर में से एक होगा। कि अगर यदि कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से संधि करता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। देखिए इसका उदाहरण कर लेते हैं। जैसे जगत ईश, क्या है? जगत ईश। इसी प्रकार देखो इधर व्यंजन है, इधर स्वर है, और ये क्या हो जाएगा?
जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीश। इसी प्रकार यहां लिख देंगे जगत अम्बा, जगत अम्बा, और ये क्या हो जाएगा? जगदम्बा हो जाएगा। समझ रहे हो? ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। फिर व्यंजन संधि का एक कंडीशन और है कि इधर स्वर होगा और इधर क्या होगा? व्यंजन होगा। ध्यान रखना, मैंने कहा व्यंजन संधि की 3 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। मैंने कहा कि इधर व्यंजन व्यंजन, इधर व्यंजन स्वर और इधर स्वर व्यंजन। जैसे मैंने कहा है सव छंद, क्या रहेगा? सव छंद, और ये क्या हो जाएगा? सागम संधि का उदाहरण है, और ये हो जाएगा सव छंद। क्या हो जाएगा? सव छंद हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने लिखा है अनुस्थान, अनुस्थान। देखो यहां पर ऊ है, स्वर है, और आगे क्या हो जाएगा? अनुष्ठान। क्या हो जाएगा? अनुष्ठान हो जाएगा, से का श। तो यहां पर अनुष्ठान का क्या हो जाएगा? अनुष्ठान हो जाएगा। ये है अपनी व्यंजन संधि के प्रकार। तो मैंने कहा कि पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में 1, 2 और 3। यहां पर व्यंजन व्यंजन, यहां पर व्यंजन स्वर, और यहां पर स्वर और व्यंजन। ये 3 कंडीशन है। आगे जब देखेंगे तीसरी जो संधि का नाम है वो है विसर्ग संधि। क्या रहेगा? विसर्ग संधि जो है इसकी तीसरी जो है नाम रहेगा। विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या होगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत पहली कंडीशन रहेगी, एक तरफ विसर्ग होगा और एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा। यानी जब कोई विसर्ग स्वर या व्यंजन से संधि करता है तो यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर बात करें कि इधर विसर्ग होगा और इधर व्यंजन होगा। जैसे मैंने कहा है निधन, निधन का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निधन का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। जैसे दुभावना, क्या है? दुभावना, और ये हो जाएगा दुर्भावना। क्या रहेगा? दुर्भावना हो जाएगा। जैसे निश्चय, ये निश्चय क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा। इसी प्रकार निपाप, निपाप का क्या हो जाएगा? निष्पाप हो जाएगा। ध्यान रखना ये विसर्ग है। विसर्ग देखो रै में बदल गया, रै में बदल गया, शय में बदल गया, शय में बदल गया। ये है अपना दूसरा संधि। कौन सा? विसर्ग संधि में पहली कंडीशन। विसर्ग संधि में दूसरी कंडीशन क्या होगी? विसर्ग होगा यहाँ पर और इधर क्या होगा? स्वर होगा। इधर क्या होगा? स्वर होगा। तो यहाँ पर भी याद रख लेना है कि एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? स्वर होगा। इधर व्यंजन बता रहा है, इधर स्वर बताएगा। जैसे मैंने कहा है नी आशा, नी आशा, और ये हो जाएगा निराशा। दुउपयोग, क्या बताया मैंने? दुउपयोग, ये हो जाएगा दुरुपयोग। क्या हो जाएगा? दुरुपयोग हो जाएगा। निअर्थक, निअर्थक, और ये हो जाएगा निरर्थक। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि विसर्ग संधि में 2 कंडीशन आती है। एक विसर्ग के बाद में व्यंजन आएगा और एक विसर्ग के बाद में स्वर आएगा। ये सामान्य है। यहाँ तक तो सभी में एक जैसा ही रहेगा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा हो गई, संधि का शाब्दिक अर्थ बता दिया, संधि का विलोम बता दिया, संधि शब्द 2 शब्दों के योग से बनी है ये बता दिया। और संधि के भेद 3 होते हैं, जिसमें से एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। यहाँ तक हो गया। लेकिन आगे हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में भी। लेकिन अपना एक जो फंडा रहता है कि ये जो मात्राएं छोटी बड़ी आ रही हैं इनका क्या करें।
इनका क्या करें? जब हम संधि करेंगे तो समस्या यहाँ आएगी, समस्याएं तो बहुत आएगी, लेकिन अपने क्या करें? तो देखिए यहाँ पर मात्राओं का खेल यहाँ से शुरू होता है कि संधि से, यहाँ पर लिखेंगे कि संधि से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, संधि से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, बस याद रखना है बातें, ये याद रखनी है कि संधि से पहले हम ध्यान रखने योग्य बातों की बात करेंगे। क्या होता है? एक तो मात्राएं आप याद रख लेना, मैं यहाँ बता दूं कि हिंदी में मात्राएं, यहाँ आप मैं बता दूं हिंदी में मात्राएं दो ही होती है। हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? हिंदी में मात्राएं दो ही होती है। अगर आपके मन में ये आया कि हिंदी में मात्राएं तो 11 होती है, नहीं, हिंदी में मात्राएं दो ही होती है। कौन सी होती है? एक होती है लघु मात्रा। क्या होती है? लघु मात्रा। और लघु मात्रा याद रख लेना, ए की, ई की और ऊ की। और दीर्घ मात्रा दीर्घ रूप हो जाएगा, एक आ हो जाएगा, एक ई हो जाएगा और एक ऊ हो जाएगा। ये मात्राएं दो ही होती है। बाकी स्वर जो होते हैं ना, वो उनका जो है वचन चेंज करने के लिए किया जाता है। केवल यही याद रख लेना है कि एक तो इसको अपनी भाषा में छोटी मात्रा कहते हैं और इसको बड़ी मात्रा कहते हैं लघु गुरु। क्या बोलते हैं इनको? लघु गुरु। अगर किसी शब्द के अंत में ये हो तो ये लघु मात्रा है, अगर किसी शब्द के अंत में ये हो तो ये दीर्घ मात्रा है। ये दो ही मात्राएं होती हैं और संधि में आपको मुख्यतः इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको शब्द का, जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है कपीस। क्या है? कपीस। इसके आपको उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण के रूप में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कपि ईश। आपको उदाहरण के रूप में कपि ईश आपको ऐसा भी मिलेगा और आपको ऐसा भी मिलेगा। अब अपने को याद रखना है कि ये सही कौन सा होगा। तो सही ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही ये हो जाएगा। क्यों होगा? इसकी जानकारी आगे भी मिलेगी, लेकिन मैं बता दूं कि कपि जो है वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में मात्रा ए ई उ आएगी, और अगर स्त्रीलिंग होता तो नहीं होती, क्योंकि पुल्लिंग में मात्राओं का खेल रहता है। मैं आगे बताऊंगा। तो ये, क्योंकि ये मैं उत्तर बता चुका हूं अगर पेपर में पूछ लिया जाए, हालांकि मैं इसको आगे भी बताऊंगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्यों होगा? तो वापिस आप वीडियो बैक करके देख लेना कि ये मैंने सही किया है या नहीं किया है। तो संधि से पहले ध्यान रखने योग्य बातों में पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि अगर शब्द पुल्लिंग है या क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि संधि में पहला पद, ये पहले पद की बात हो रही है कि पहले पद में क्या रहेगा। पहला पद जो आएगा, जैसे कपि में, पहला कपीस में कपि आया है ना पहला पद, और कपि में मात्रा ई आई है लास्ट, क्योंकि संधि जो होगी वो शब्द का अंतिम वर्ण होगी। और कपि में लास्ट वर्ण क्या है? पै के ई लगा हुआ है, ई छोटी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? तो ये स्वर संधि में सबसे ज्यादा रहेगा। तो अगर कोई शब्द पुल्लिंग है, याद रख लेना, अगर कोई शब्द पुल्लिंग है तो उसकी क्या पहचान रहेगी? अगर कोई शब्द क्या रहेगा? पुल्लिंग है, तो याद रखना शब्द की अंतिम मात्रा लघु होगी। क्या होगी? लघु मतलब आप समझ लेना छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। कैसा? याद रख लेना, या तो ए होगा या ई होगी या उ होगा। अब याद रख लेना कि पुल्लिंग होता है, उपसर्ग होता है। होता है तो पुल्लिंग है, होती है तो स्त्रीलिंग है। याद रख लेना, कोई शब्द होता है तो पुल्लिंग है, होती है तो स्त्रीलिंग है। आप याद रख लेना, कभी भी हम शब्दों की बात करेंगे
तो अपने को ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये चीज होती है या होता है। अभी कह दे कि पंखा होती है कि होता है, जी पंखा होता है, समझ रहे हो ना। छत होती है कि होता है, जी छत होती है ना। हाथ होता है कि होती है, होता है ना। तो यही होता होती में चला जाएगा। तो ये मात्रा मैंने कहा है कि मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। शब्दों में देखेंगे कि ये कपी का मतलब होता है बंदर, क्या होता है, बंदर, तो मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, समझ रहे हो ना। जैसे भानु क्या होता है, भानु में मात्रा ऊ छोटी आएगी, क्योंकि भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है। जैसे आप और भी लिख देते हो, जैसे सुत, सुत का मतलब पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र होता है। जैसे मैंने कहा है अज, अज का मतलब बकरा होता है, अज का मतलब क्या होता है, बकरा, बकरा होता है तो ए, होती तो आ, अजा होता तो बकरी हो जाती है। ध्यान रखना ये मात्राएं मैंने छोटी लिखी है और ये आपको याद रखना है, संधि में महत्वपूर्ण रखे रहेंगे। आप नोट्स बना लेना बेटा, नोट्स बना लेना, और एक एक चीज काम आएगी आपको। दूसरी चीज याद क्या रखनी है कि सर ठीक है पुल्लिंग वाला तो आपने बता दिया, फिर क्या रहेगा, अगर शब्द स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग होगा तो क्या पहचान रहेगी, ये भी तो बता दो ना गुरुजी। तो चलो ठीक है हम बता देते हैं। तो ये स्त्रीलिंग होती है, पहली बात तो ये क्या है, होती है। होती है तो ध्यान रखना शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ या गुरु आप कह सकते हो, गुरु या बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, याद रख लेना बड़ी होती है। और बड़ी में क्या हो जाता है, अंतिम वर्ण आ होगा या बड़ी ई होगा या बड़ा ऊ होगा, याद रख लेना। अभी मैं कुछ शब्द बता देता हूं, जैसे मैंने कहा अज्जा, अज्जा का मतलब होता है बकरी, बकरी होती है कि होता है। जैसे मैंने कहा है चम्मू, चम्मू का मतलब सेना, सेना होती है कि होता है, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा है मही, मही का मतलब होता है धरती, धरती होती है कि होता है, ध्यान रखना। ये आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा याद रखना है, ये भी आपके काम आने वाली है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये अज्जा, बकरी, चम्मू, सेना होती है, ये होती है, ये होती है और ये होती है। होती है तो स्त्रीलिंग, होता है तो पुल्लिंग। अगर इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूं कि प्रशासनिक पद होते हैं, ये भी काम आएगी आपके। प्रशासनिक पद उभयलिंगी होते हैं, क्या होते हैं, उभयलिंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये उभयलिंगी कौन से होते हैं, सभी प्रशासनिक पद, सभी प्रशासनिक पद जो होते हैं, सभी प्रशासनिक पद होते हैं, वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। कैसे, कोई भी शब्द होते हैं इन पर, जैसे मैंने कहा है प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, महिला बन गई तो भी ये प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि ये प्रशासनिक पद का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा राज्यपाल, क्या रहेगा, राज्यपाल। जैसे मैंने कहा सरपंच, सरपंच एक क्या है, पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे महिला सुपरवाइजर में आया था 2016 में, पूछा गया था सचिव, सचिव एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। बहुत सारी चीजें आएंगी जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर थानेदार, थानेदारनी नहीं होता है, थानेदार एक पद का नाम है ना। तो ये रहेगा प्रशासनिक पद। तो ये बातें आपको कैसी लगी, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर नई चीजें बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि संधि सम प्लस धी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, विलोम शब्द इसका विग्रह होता है, और परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और मैंने कहा या ये कह सकते हैं कि जब दो पद पास पास आते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलकर कोई नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, संधि हो जाती है।
आगे मैंने कहा संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, जहां पर मैंने बताया है कि सवर संधि होता है, जिसमें से सवर, धन, सवर, और ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि व्यंजन संधि में 3 कंडीशन होगी, व्यंजन 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 सवर और सवर व्यंजन। यहाँ पर मैंने उदाहरण आपको दे दिए हैं। विसर्ग संधि में मैंने कहा कि 2 कंडीशनों को, विसर्ग व्यंजन और विसर्ग सवर, ये उदाहरण में मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फिर संधि से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हिंदी में मात्राएं 2 ही होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, जिसको छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। अभी आपके समझ में आ गया तो आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ दिक्कत ये भी आ गई कि गुरुजी यहाँ पर ई बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। चलो यहाँ पर बात करेंगे, और भी बात करेंगे। देखो पुल्लिंग वाली बताया, शब्द का अंतिम मात्रा जो है लघु या छोटी होगी, यानी आ ए होगा, ई होगा, उ होगा, ये जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है ना। हाँ, अभी देखो स्त्रीलिंग शब्द की अंतिम मात्रा गुरु या बड़ी होती है, आ ई उ होता है, अज्जा, बकरी, चम्मू, सेना, मही, धरती। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा उभयलिंगी वे शब्द होते हैं जो प्रशासनिक होते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सरपंच, सचिव, थानेदार, बहुत सारे शब्द होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। इन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री, जैसे महिला प्रधानमंत्री बन गई तो प्रधानमंत्री कहलाएगी वो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। ठीक है। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि छोटी मोटी मात्राओं का क्या रहेगा। जैसे शब्द आपने पढ़ा होगा अली अली, आपने अली अली शब्द पढ़ा होगा। एक में मात्रा छोटी है और एक में मात्रा बड़ी है। मैं बता दूं कि अगर मेरी वाली ट्रिक याद है तो ये अगर मात्रा छोटी है तो ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। अगर इसमें मात्रा बड़ी है तो मैं कह दूं ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन मतलब और बता दो सर। ठीक है, ये होता है भंवरा। ये क्या होता है, मात्रा छोटी हो तो होता है भंवरा होता है, अगर मात्रा बड़ी हो तो होती है, और ये होती है सखी। क्या होती है, सखी। इसी प्रकार एक शब्द आता है तरणी और एक आता है तरणी। ध्यान रखना मात्रा बड़ी छोटी की गई है ना, मात्रा बड़ी छोटी की गई है। अभी तरणी में मात्रा छोटी है तो ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अगर ये मात्रा बड़ी की गई है तो ये स्त्रीलिंग होगा। ध्यान रखना, ये तरणी का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य होता है। और इस तरणी का मतलब होता है नाव, नाव होती है। तो ध्यान रखना मात्रा छोटी बड़ी का इस तरह से ध्यान रखना है। अभी मैंने कहा कि कपीश में ई बड़ी क्यों आई, तो वहां पर ध्यान रखना है। ये मैं कह दूं कि अगर संधि में हम काम करेंगे तो संधि में ये 100% लागू रहेगा। ये सारणी आप रट लेना, याद कर लेना, उदाहरण देख देख के समझ लेना। ये सारणी याद रहेगी तो आपको संधि में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जब बूढ़े भी हो जाओगे ना तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप बता दोगे बेटा मेरे को क्या, बेटा मेरे को उस सर ने बताया था, है ना। तो ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ही बोला जाएगा, मैं भी तो क्या पता कैसे बोलूँगा, है ना। चलो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ई बड़ी तभी आती है जब इसके तुरंत बाद में से या क्या होता है। ध्यान रखना है कि ई बड़ी तभी आती है जब इसके तुरंत बाद में से या क्ष होगा। जैसे मैंने बोला है ईश, क्ष आ गया। मैंने बोला इक्षा, क्ष आ गया। ध्यान रखना है, मैंने बोला ईश्वर, क्ष आ गया। मैंने बोला है इक्षुक, समझ रहे हो ना। ये अगर क्षय या क्षय है तो ही ई बड़ी आएगी। अभी मैं लिख दूं जैसे इत, इक, इव, संधि में ये शब्द आएंगे, ध्यान रखना। अगर देखो यहां से नहीं है, न क्षय है न क्षय है, तो ध्यान रखना ये ई छोटी आई है और ये क्या हो जाएगा, ई बड़ी आई है। तो मैंने क्या कहा, कपीस में ई बड़ी आएगी। अभी आप बताओ मैंने क्या लिखा था, वो कहाँ गया रे, हाँ ये रहा। तो मैंने कहा कपी में, कपी का मतलब क्या होता है, कपी का मतलब होता है बंदर। तो इसका मतलब ये दोनों कपी में तो नहीं आएगी। और मैंने कहा कि इस में ई बड़ी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि शय है। तो या ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये पहले से ही कट है क्योंकि इसमें मात्रा बड़ी है। तो ऑप्शन क्या रहा अपना, ये रहा। समझ रहे हो ना।
तो अपने देखते हैं ये, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप अपवाद याद कर लेना, इसके अपवाद याद कर लेना कि गुरुजी ने तो बता दिया, ठीक है, ये रहेगी मात्रा, लेकिन इसमें 2-3 शब्द ऐसे रहेंगे जो यहाँ नहीं रहेगा। एक तो आएगा इप्सा, याद रख लेना, संधि में ये शब्द आएगा इप्सा और ईर। क्या याद रखना है? इप्सा और ईर, दो ऐसे शब्द हैं जहाँ पर यहाँ पर अपने वाली ये मात्रा का खेल नहीं रहेगा। याद रख लेना, अपनी वाली मात्राओं का खेल नहीं रहेगा। मैंने कहा है ई बड़ी तभी आएगी, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना बेटा, कि ई बड़ी तभी आएगी जब उसके तुरंत वाला अक्षर जो है या तो ये तालव्य क्षय होगा जिसमें अपने बोलते हैं दुए वाला क्षय, या क्षय होगा, क्षेत्रीय वाला क्षय होगा, तो ये आएगा। मैंने कहा जैसे ये आया ना ईश, इच्छा, ईश्वर, इक्षु, लेकिन यहाँ पर कहा कि देखो यहाँ पर ई, इत, इक, इव आया है, लेकिन अपवाद में याद रख लेना ये इप्सा और ईर भी याद रख लेना। एक तो ये रहेगा कि दूसरा जब हम करेंगे ऊ क्या आएगा, ऊ बड़ा तभी आएगा जब दूसरे व्यंजन पे क्या लगी मिलेगी, आपको रेफ मिलेगी। या आप ये कह सकते हो यहां पर दूसरे वर्ण पर रेफ लगी मिलेगी। ध्यान रखना है, दूसरे वर्ण पर क्या लगी मिलेगी, आपको रेफ लगी मिलेगी, याद रख लेना है। जैसे उदाहरण बिल्कुल मैं बताऊंगा, जैसे मैंने कहा है ऊर्जा, मैंने लिखा है उर्मी, मैंने लिखा है ऊर्ध्व। देखो दूसरे वर्ण पर सभी में क्या लिखा मिला है, रे लगा मिला है। देखो ऊर्जा में जय पर रे, उर्मी में मैं पर रे, ऊर्ध्व में वह पर रे, सभी में क्या है दूसरे वर्ण पर रेफ लगी मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी, देखो अभी अपनी याद करेंगे कि कैसे, कौन कौन से में नहीं है। जैसे अपने लिखेंगे उद्य में ऊ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, आगे ऊ, समझ रहे हो ना। जैसे उदय में हो गया ना कि उदय में आगे नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं, रेफ नहीं है, तो उदय में ऊ छोटा ही आएगा, ध्यान रखना है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप अपवाद याद रख लेना, अपवाद याद रख लेना। क्या याद रख लेना है, एक तो याद रख लेना उष्मा, एक याद रख लेना ऊढ़, एक याद रख लेना ऊहनी, एक याद रख लेना ऊह, और एक याद रख लेना ऊन। ये 5 शब्द याद रख लेना, ये 5 शब्द याद रख लेना, ये 5 शब्द याद रख लेना। यहाँ पर ये अपने वाली ट्रिक नहीं लगेगी। मैंने कहा है ऊ बड़ा तभी आएगा जब तुरंत बाद में रे लगा मिलेगा, उर्मी है, ऊर्जा है, ऊर्ध्व है, ऊर्जित है ना, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। और मैंने कहा कि यहाँ ऊ में नहीं मिले है, उद्य में नहीं है, क्योंकि आगे रेफ नहीं है। और मैंने कहा अपवाद ये है, उष्मा है, ऊढ़ है, ऊहनी है, ऊ है और ऊन है। इस सारणी को आप पूरी तरह से याद कर लेना, कहीं भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलो आगे कहेंगे गुरुजी ए, अभी मैं बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। जैसे तीसरी बात रहेगी कि गुरुजी ऐ कहाँ पूछा जाएगा, ये ऐ कब आएगा, तो यहां पर ध्यान रखना दूसरा अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर आधा होगा। ऐ तभी आएगा जब दूसरा अक्षर क्या होगा, आधा होगा। जैसे मैं लिख दूं उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने लिखा है ऐक्य, देखो ऐक्य, ऐक्य में देखिए कै आधा है। मैंने लिखा है ऐश्वर्य, देखिए शय आधा है। मैंने लिखा है ऐच्छिक, देखिए आप शय आधा है। ध्यान रखना कि दूसरा अक्षर आधा होगा, ए तभी आएगा जब दूसरा अक्षर आधा होगा। जैसे आप ये भी देख सकते हो ना, ये भी देख सकते हो, जैसे ये तो आ गया, ये तो आ गया, मैंने कहा कि दूसरा अक्षर आधा होता है। लेकिन यहां पर देख लो, एक में नहीं आया, ऐषणा में नहीं आएगा, देखा आपने, है ना, ऐसी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर क्या है, दूसरा अक्षर आधा नहीं है, इसमें दूसरा अक्षर आधा नहीं है। लेकिन इसमें भी अपवाद रहेगा।
मैं अपवाद बता दूं कि इसमें भी क्या रहेगा, अपवाद रहेगा। अपवाद में कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा एथ, एक आएगा एरावत, और एक रहेगा ऐतिहासिक। क्या रहेगा? ऐतिहासिक। ये तीन ऐसे शब्द होंगे जिनमें ये अपनी ट्रिक जो है सेट नहीं बैठ रही। यहां पर मैं बता रहा हूं ना कि देखो इसमें और इसमें फर्क है कि यहां आधा है तो ऐ आया है, यहां आधा नहीं है तो ए आया है। यहां आधा है तो ऐ आया है, यहां आधा नहीं है तो ए आया है। यहां आधा है तो ऐ आया है, यहां आधा नहीं है तो ए आया है। यही फर्क रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, एक बार और लिख लीजिए। तीसरी बात क्या रहेगी कि औ कैसे आएगा? तो औ में याद रख लेना कि तीसरा अक्षर आधा होगा। तीसरा अक्षर आधा होगा। तीसरा अक्षर आधा होगा। जैसे औचित्य, देखिए आप, औचित्य, औदार्य, समझ रहे हो ना? ये संधि में काम आएगा। मैं कह रहा हूं ना कि ये पूरा का पूरा मैटर किस में काम आएगा? संधि में आएगा। देखिए अभी आप लिखोगे, जैसे आप लिखोगे ओच, दो ही है अक्षर उसमें। जैसे आप लिखोगे इसमें और शब्द और आ जाते हैं, जैसे इसमें लिखोगे औक, एक ही आएगा, है ना। जैसे आप लिखोगे ओ कैस, अभी यहां पर क्यों नहीं आया? यहां पर दूसरा वर्ण, तीसरा है ही नहीं यहां पर, और इसमें तीसरा पूरा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी अपवाद रहेगा। अपवाद तो हर जगह होते हैं बेटा। अपवाद में क्या रहेगा? एक तो याद रख लेना ओजस्वी, कि यहां पर मात्रा एक ही आएगी। क्यों आएगी? नहीं आएगी, ध्यान रखना है। ओजस्वी में एक ही आएगी, हालांकि इसमें ओ जय से आधा है इसमें। हम यहां पर ओ ची तय आधा है, ओ दा रे आधा है। तो ध्यान रखना यहां आधा है, लेकिन आना चाहिए ये, पर लेकिन नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये अपवाद है। एक याद रख लेना औषधि। क्या याद रख लेना? औषधि। औषधि में देखिए, कहते हैं गुरु जी तीसरा पूरा है, इसमें आधा होता तो ये रहता। तो याद रख लेना ये अपवाद है। दोनों क्या है? इसमें अपवाद रहेंगे, ओजस्वी और औषधि, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए क्या रहेगा। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था पुत्रेषणा। क्या लिखा गया था? पुत्रेषणा बताया गया था। और पुत्रेषणा का संधि विच्छेद उन्होंने पेपर में यह दे रखा था कि उसमें यह पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द असंगत है, कौन सा शब्द असंगत है। तो ध्यान रखना ये असंगत था। और गलती कहाँ करी थी उन्होंने गलती ये करी, कौन सी गलती करी कि इसको इन्होंने गलत लिख दिया। इसको इन्होंने गलत लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर क्या आएगा? ऐषणा आएगा, क्योंकि ये दूसरा अक्षर आधा नहीं है। अभी एक पेपर में पूछा गया भानुद्य। क्या लिखा गया? भानुद्य लिखा गया। और उन्होंने क्या किया? पेपर में पूछा गया असंगत, और ये असंगत यही था। और उन्होंने क्या किया? भानु उदय कर दिया। क्या कर दिया? भानु उदय। और गलती कहाँ की उन्होंने? गलती की यहाँ पर। गलती कहाँ की? यहाँ पर की। क्योंकि भानु सूर्य होता है, और मात्रा क्या आएगी? मात्रा आएगी इसमें छोटी आएगी। क्या आएगी? छोटी आएगी। इसी प्रकार उन्होंने लिखा वधवागमन। क्या लिखा? वधवागमन लिखा। वधवागमन का संधि विच्छेद उन्होंने क्या कहा कि वधु आगमन लिख दिया उन्होंने। क्या लिख दिया? वधु आगमन लिख दिया। चलो आगमन तो उन्होंने सही लिख दिया, आगमन उन्होंने सही लिख दिया, लेकिन गलती कहाँ की? ये की वधु होती है कि होता है? होती है तो मात्रा बड़ी, होता है तो मात्रा छोटी। समझ रहे हो? मैं दोबारा और बता देता हूं। यहां पर ये बता दिया मैंने, मात्रा छोटी मोटी। और ये रहेगा यहां से। मैंने क्या कहा कि ई बड़ी तभी आएगी, ई बड़ी तभी आएगी जब दूसरा अक्षर क्या होगा भाई? दूसरा अक्षर स या क्ष होगा। मैंने बता दिया स या क्ष होगा, ये रहेगा, ठीक है। दूसरा अक्षर स या क्ष रहेगा।
ईश, इक्षा, ईश्वर, इक्षु और इत। अब इत में ई छोटी क्यों आई है? क्योंकि आगे तय, कै, ई, व है, ठीक है ना, श और क्ष नहीं है। अपवाद मैंने बता दिया इप्शा और ईर। इसी प्रकार ऊ बड़ा कब आएगा? जब दूसरे वर्ण पर क्या होगी? रेफ मिलेगी, यानी रै की मात्रा मिलेगी। जैसे लिखा है ऊर्जा, उर्मी, ऊर्ध्व, है ना, ये याद रख लेना। जिसमें उद्य आया है मैंने बता भी दिया। अपवाद क्या रहेगा? उष्मा, ऊड, ऊहनी, ऊह और ऊन। इनको आप थोड़ा सा याद कर लेना, कहीं दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। फिर मैंने कहा कि ऐ कब आएगा? दूसरा अक्षर आधा होगा। जैसे ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, यहाँ आधा है और यहाँ पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है तो ए आएगा, आधा आएगा तो ऐ आएगा। और अपवाद याद रख लेना, अपवाद हर जगह मिलेंगे, एत, एरावत और ऐतिहासिक। यहाँ पर आपको संधि में 100% यही काम में आएंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता आपको पड़ेगी भी नहीं। यहाँ जो मैं ये बता रहा हूँ ना, यही काम में आएगा, ध्यान रखना है। और औ के बारे में बताया कि औ तभी आएगा जब तीसरा अक्षर आधा होगा। जैसे औचित्य है, औदार्य है, औच, ओक, ऑक्स, यहाँ पर नहीं आया है भाई, डबल मात्रा नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि तीसरा, यहाँ तो तीसरा है ही नहीं और यहाँ तीसरे में श पूरा है। और अपवाद क्या रहेगा? ओजस्वी और औषधि, ये या अपवाद रहेगा। और फिर मैंने लास्ट में आपको बताया कि शब्द ऐसे पूछे जाते हैं। एक फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था पुत्रेषणा, यहाँ बताया गया था निम्न में से असंगत कौन सा, और ये पुत्रेषणा को असंगत माना क्योंकि उन्होंने ये दे रखा था। और आपको पता है कि ऐ तभी आएगा जब दूसरा अक्षर आधा होगा। ऐषणा सही रहेगा। भानुद्य में उन्होंने क्या किया कि भानु को उन्होंने बड़ी मात्रा लिख दी, और भानु होता क्या है? सूर्य। सूर्य होता है तो मात्रा छोटी लिखी जाएगी। भानु में ये आएगा, ध्यान रखना। और अवधवागमन में उन्होंने क्या गलती की? वधु को उन्होंने छोटी लिख दिया, हालांकि वधु होती है कि होता है? होती है। बहुत सारे शब्द है। अब आप कुछ कुछ लिखते हैं ना, पत्नी, पत्नी शब्द गलत है। पत्नी क्या होगा? होती है तो मात्रा बड़ी आती है, ध्यान रखना। पति होता है तो मात्रा देखो पति नहीं, पति होता है तो ये होता है, ध्यान रखना। ये गलत होता है, ये सही होता है, याद रख लेना है। तो ये है अपना संधि से संबंधित। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वर संधि के बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगर बात करें, मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि की। स्वर संधि में मैंने कह दिया कि जब कोई स्वर वर्ण किसी दूसरे स्वर वर्ण से संधि करता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। मैंने कहा कि जब कोई स्वर वर्ण किसी दूसरे स्वर वर्ण से संधि करता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। क्या होती है? स्वर संधि होती है। ये मैंने बता दिया है कि स्वर संधि में स्वर धन स्वर, ये बता दिया है, स्वर धन स्वर। और यहाँ पर याद रख लेना कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा मुझे अवगत अवश्य कराएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।